दोस्तों, जय भीम नव बुद्धाय। मैं नीलेश ओंकार लॉर्ड बुद्धा टीवी के खास बात इस विशेष प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं। चुनावी प्रक्रिया जिस तरह से आगे बढ़ रही है और जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे समीकरण जो है बनते बिगड़ते जा रहे हैं। चुनाव में कुछ भी हो सकता है क्योंकि हमारी जो राजनीति है, हमारे देश की जो राजनीति है वो लोकतांत्रिक राजनीति है और यहाँ पर हर किसी को अधिकार है सत्ता में बैठने का या सत्ता हासिल करने का। यहाँ पर आज हम अकोला लोकसभा क्षेत्र में हैं और अकोला लोकसभा क्षेत्र में हमारे साथ हिदायत पटेल जी हैं जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके क्या मुद्दे हैं, किस तरह के मुद्दे वो जनता के सामने लेके जा रहे हैं और किस तरह के मुद्दों के साथ जनता में जा रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो चुनाव है 2019 का चुनाव, ये बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है ऐसा लोग कह रहे हैं। तो आपके लिहाज से ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है ये मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस देश के अंदर जिस स्वतंत्रता की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी और जो लोकशाही स्थापित की और बाबा साहेब आम्बेडकर ने इस देश को जो घटना दी, वो घटना और लोकशाही दोनों में को भी धोखा है। अगर इस 2019 के चुनाव में मौजूदा सरकार जो है अगर इसको हटाया नहीं गया तो हमको हमारे देश के लोकशाही, लोकतंत्र और बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने दी हुई इस देश की घटना, इसको ख़त्म हो जाने की बहुत बड़ी आशंका है और इसलिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। अकोला लोकसभा क्षेत्र जो है यहाँ पर भारी का भी एक अपना वर्चस्व है और इस बार महाराष्ट्र में एक तीसरा मोर्चा बना है नए सिरे से, वंचित बहुजन आघाड़ी जिसे हम कहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या इनका असर आपके सीट पर होगा या फिर इनका असर नहीं होगा? क्या लगता है आपको? नहीं, इनका असर इस बार होगा नहीं। इसकी वजह यह है कि हमारे देश के नेता आदरणीय जी राहुल जी गांधी ने बहुत सोच विचार के कि इस देश को बचाने का काम जो हमेशा कांग्रेस ने किया और जो कांग्रेस की संस्कृति है, कल्चर है, महात्मा गांधी से लेके पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा जी, उसके बाद में सोनिया जी के नेतृत्व में मनमोहन सिंह, राजीव जी, एक दिशा देके देश को महाशक्ति बनाने का काम और देश की लोकशाही परंपरा, देश को दी हुई घटना के मुताबिक इस देश को चलाने का काम किया। तो वो ऐसे परिस्थिति में जो मैंने आपसे पहले ही बताया कि इस देश की ये इसलिए महत्वपूर्ण चुनाव है कि एक लोकशाही को, यहाँ के संस्कृति को, यहाँ के घटना को जो धोखा है, इससे निपटाने के लिए सभी समविचारी पक्ष जो सेकुलर विचारधारा से सहमत है उनसे अलायंस करने की बात और पूरी कोशिश कांग्रेस ने देश भर में की और उसी तरीके से उसी विचार को लेकर यहाँ पर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की जो उन्होंने पहले भारी बहुजन महासंघ था उसकी बहुजन वंचित आघाड़ी बनी, तो वो उस बहुजन वंचित आघाड़ी के लिए उन्होंने अलायंस करने के लिए कांग्रेस ने भरपूर कोशिश की। वही नहीं, हमारे साथ यहाँ पर सभी छोटे छोटे सेकुलर पक्ष है उनको साथ में जोड़ा गया, लेकिन दुर्भाग्यवश वो हमारे साथ बैठ नहीं सके। तो इसका परिणाम जनता के समझ में आ गया कि वो क्यों बैठे नहीं, या उनको जो डिमांड्स थी वो पूरी करने की कांग्रेस ने पूरी कोशिश की। हमारे स्टेट लेवल के नेता उनके घर पर गए, आपने इससे सभी टीवी चैनल पर देखे। हमारे राष्ट्रवादी, हमारे अलायंस पार्टनर उनके घर पर गए, उनकी जो डिमांड्स थी वो तमाम डिमांड्स को उन्होंने अच्छे तरीके से मंडा, लेकिन फिर भी उन्होंने अलायंस किया नहीं। उनकी अपनी यहाँ पर बहुत 1984 से वो इलेक्शन लड़ रहे, तब से ही यहाँ पर 1991 से सेकुलर मतों का विभाजन ज़रूर होता है, थोड़ा इफेक्ट सेकुलर मतों के विभाजन होने का कारण है। लेकिन पिछली बार भी मैं ही यहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी था और बाबा साहेब आम्बेडकर थे और धोत्रे थे, ऐसी तिरंगी लड़त उस वक्त भी हुई। तो उस वक्त यही लोगों के दिल में ये था, इसलिए मैं सेकंड पे रहा, बाबा साहेब आम्बेडकर थर्ड पे गए। हालांकि वो यही विचारधारा को मजबूत करना ये जिले के लोग, सेकुलर लोगों की इच्छा है और मैं सेकंड पे रहने से मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों के अंदर ये विश्वास है कि फिर हिदायत पटेल एक नंबर हो सकते, इसलिए सेकुलर वोट सब मेरे तरफ आएंगे, ऐसी मुझे पूरी आशा है। आपको ऐसा क्यों लगता है सर? क्योंकि आपने पहले ही बोला है कि देश में लोकतंत्र को बचाना है, ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि देश का लोकतंत्र खतरे में है? नहीं, इसलिए लग रहा है कि उन्होंने
जिस तरीके से सत्ता में आने के बाद किन्होंने मोदी जी ने और मोदी सरकार ने जिस तरीके से सत्ता में आने के बाद इस देश की कोई व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रहा, सब असुरक्षित है। उन्होंने यहाँ के सभी वर्गों पर अन्याय अत्याचार हुआ। यहाँ का दलित सुरक्षित नहीं है, यहाँ का आदिवासी सुरक्षित नहीं है, यहाँ का मॉब लिंचिंग में कई लोग मारे गए और कई लोगों पर अत्याचार और अन्याय हुआ। ये वो उनकी सोच इस तरीके की गई कि हमने हमारी पूजा किस तरीके से करना चाहिए, हमारे धर्म का पालन हमने किस तरीके से। ये भारत में एक बहुत बड़ी खासियत थी कि भारत सर्वधर्म समभाव और सब धर्म का सम्मान करने वाला देश था। यहाँ लाखों करोड़ों जाति के लोग, लाखों करोड़ों धर्मों के लोग यहाँ पर अपने आप को हमेशा सुरक्षित महसूस करते थे। लेकिन इनकी कार्यकाल में हर चीज़ पर हमला हुआ और इसलिए और इसी के साथ साथ घटना को बार बार बदलने का इन्होंने प्रस्ताव लाए, घटना में चेंजेस करने का विषय इन्होंने बोला। इन्होंने हमारा इनडायरेक्ट जो हमारा आरक्षण दिया हुआ है उस पर बात की कि आरक्षण को बदला जाए। इन्होंने और कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं, आज किसान जो है वो सुरक्षित नहीं। नोटबंदी जैसा तुगलकी निर्णय रातों रात लेना, रिजर्व बैंक के गवर्नर से कैसा व्यवहार, 5 जो हमारी स्वतंत्र संस्था है, इन्हें हमारी संवैधानिक संस्था है, आज उसके बारे में आप सुन रहे टीवी पर कैसी उनकी हालत हो गई। और शंका निर्माण हो गई इस देश की जो न्यायालय है, न्याय व्यवस्था है, उन जजेस को पहली बार इतिहास में बाहर आना पड़ा, मीडिया के सामने चर्चा करना पड़ा। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। रिजर्व बैंक का गवर्नर इनकी बात छोड़कर बार बार 2 रिजर्व बैंक के गवर्नर गए, उनके कारण क्या थे ये सब देश को मालूम है। निवडणूक आयोग की क्या हालत है, यानी सभी जो हमारी 5वीं भी स्वायत्त संस्था थी आज उनको धोखा निर्माण हो गया। और इस तरीके से हर व्यक्ति असुरक्षित, हर हमारी घटना ये जो देश का जो सबसे बड़ी इंक्वायरी की जो संस्था है तो उसकी क्या हालत है। और ये सब चीज़ों को देखते हुए ऐसा लगता है कि देश की लोकशाही और स्वतंत्रता और देश की घटना खतरे में है। ये आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा है, उनके तत्वों में उस तरह का मतलब हिंदू राष्ट्र बनाने की एक संकल्पना है। हाँ। और इसलिए एक ही धर्म का वर्चस्व वो लोग चाहते हैं, ऐसा आपका मानना है। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, जिस तरह से ये लोकतंत्र को खतरा है ऐसा आपने कहा है, जिस तरह से डिक्टेटरशिप या हुकुम शाह का वातावरण इस देश में पैदा किया गया, उसके खिलाफ लड़ने वाले जो लोग हैं वो सारे सेक्युलर लोग हैं। ठीक है, सेक्युलर लोगों की विचारधारा अलग है और आरएसएस बीजेपी की विचारधारा अलग है, हिंदू राष्ट्र की विचारधारा अलग है। तो यहाँ की अगर बात करें, आपके क्षेत्र की बात करें, तो अकोला ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर अल्पसंख्यक वोटरों की संख्या ज़्यादा है। यहाँ पर दलित और जो पिछड़ा है वो भी उस अपना एक अलग महत्व रखता है। तो क्या इस क्षेत्र में ये लड़ाई पार कर पाएंगे आप? क्या आप इन वोटरों को अपने तरफ आकर्षित कर पाएंगे? बिल्कुल, इस बार उसका कारण ऐसा है हम कांग्रेस की तरफ आकर्षित करने का कि पहली बात तो इस देश में इनके खिलाफ जो सभी मोर्चों पर लड़ाई हमारे देश के नेता राहुल जी गांधी ने हर तरीके से इसमें इतना कम हमारा संख्या बल होने के बाद इनको कोई भी मकसद में अभी तक कामयाब नहीं होने दिया। इवन इन्होंने हर एक धर्म के इसमें हस्तक्षेप करना चाहा, लेकिन घटना में हस्तक्षेप करने चाहा, लेकिन सक्षम बने से कांग्रेस खड़े रही और इस देश की सेकुलर जनता के ने ये समझ चुकी कि इस देश के अंदर अगर ये सब चीज़ों का संरक्षण कोई कर सकता है तो वो कांग्रेस है। और राहुल जी के नेतृत्व में सक्षमता से पिछले 1 वर्षों में उन्होंने इस देश की जनता को विश्वास दिलाया, जिसका परिणाम मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, ये तमाम राज्यों में जनता ने बता दिया।
लोगों ने ये देखा नहीं कौन है क्या है, सेकुलर लोग एक जगह आए, लीडर अगर नहीं आए तो भी सेकुलर लोग एक जगह आके उन्होंने सेकुलरों को जिताने की बात की है। तो वही विश्वास मुझे है कि अकोले जिले की भी सेकुलर जनता मेरे साथ आएगी इस विषय पर। किस तरह के विकास के मुद्दे आपके क्षेत्र में हैं? आपको लगता है कि इन बातों पर काम नहीं हुआ है और अगर आपको मौका मिलता है तो मैं इन बातों पर प्रमुखता से ध्यान दूंगा, ऐसा क्या लगता है आपको? किस तरह के मुद्दे? वैसा इस क्षेत्र के अंदर के प्रश्न बहुत हैं। पहले जो प्रश्न है तो वो तो जो केंद्र सरकार ने निर्णय लेना चाहिए उससे निगड़ित है, महाराष्ट्र शासन ने निर्णय लेना चाहिए, मोदी फडणवीस, वो निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न है यहाँ का किसान का, यहाँ बड़ा शेतकरी समाज रहता है। अकोला जिला सबसे बड़ा कॉटन बेल्ट है, इसको कॉटन सिटी करके बोला जाता है। ये लोगों ने आश्वासन दिया था कि हम शेतकरियों को उत्पादन खर्चे के ऊपर 1.5% भाव देंगे, लेकिन ये लोग अभी तक वो नहीं कर सके। किसानों की हम कर्जे माफ़ी करेंगे। इस जिले में महाराष्ट्र और देश के साथ किसानों की आत्महत्या का बहुत बड़ा स्तर हुआ है। तो ये तमाम किसान के लाइन से जो कुछ विकास इन्होंने करना चाहिए था वो 5 साल में कुछ नहीं किया। गरीब लोगों के लिए जो योजनाएं थी जो कांग्रेस ने बनाई थी उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं किया गया। जो हमारे निराधार है, गरीब है, जिनको जो रिटायर्ड लोग हैं उनकी पेंशन योजना 6-6 महीने 1-1 साल उनको पैसे नहीं मिले, उसमें कोई बढ़ोतरी की गई नहीं। और इस तरीके से जो निराधार है उसके अंदर कोई अभी महंगाई भत्ता बढ़ा ये बढ़ा, लेकिन जो तल्ले का वर्ग है, फिर वो आंगनवाड़ी सेविका हो या बाकी जो नॉन सर्वेंट लोग हैं जिनकी योजना कांग्रेस ने बनाई थी, तो उसमें उनको कोई अभी तक फ़ायदा ये गवर्नमेंट से मिला नहीं। इसके बाद सुशिक्षित बेकारों की बड़ी संख्या है, बड़ा प्रश्न है ये जिले का। ये जिले में कामगार का प्रश्न है, जबकि अकोला जिला कॉटन सिटी करके हम यहाँ कॉटन इंडस्ट्री लाएंगे, एक भी इंडस्ट्री इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आई नहीं। कॉटन पर प्रक्रिया करने वाली कारखानदारी यहाँ पर आई नहीं। इस डिस्ट्रिक्ट में फल प्रक्रिया बहुत कोल्ड स्टोरेज तक इन्होंने स्थापन नहीं किए जो इन्होंने आश्वासन दिए थे। इन्होंने जो आश्वासन दिए थे, हमारे यहाँ का सबसे बड़ा प्रश्न कि हमारे को हवाई सर्विस से जोड़ा जाएगा, ये हमारे टाइम में हमने प्रस्ताव रखे थे, उसकी तांत्रिक मंजूरी और बहुत सी मंजूरी पृथ्वीराज जी चौहान जब थे, मनमोहन सिंह जी थे, वो हो चुकी थी, वो 5 वर्ष में कुछ भी नहीं हुई। उसके बाद में यहाँ का सबसे बड़ा प्रश्न है ब्रॉड गेज रेलवे का, कि जो रेलवे लाइन यहाँ से खंडवा, म्हणजे अंग्रेज़ों के ज़माने में उन्होंने जो लाड लाइन डाले थे जो एक बहुत बड़ी बिजनेस लाइन से जोड़ी जा सकती है, तो यहाँ उन्होंने आश्वासन दिए थे कि हम खंडवा तक के 5 साल में कर देंगे। अभी यहाँ से 45 किलोमीटर का काम नहीं हुआ 5 साल में। अकोला से आकोट कंप्लीट नहीं हुआ, 5 साल हो गए। जिले के जितने रास्ते हैं इन्होंने अभी तक किए नहीं और अब सब खोद के डाल दिया। आप भी आए होंगे, ये जिले का कोई रास्ता व्यवस्थित नहीं है। ये जिले के अंदर जो यहाँ का मजदूर, यहाँ का फ्रूट बेचने वाला, ये बम्बई औरंगाबाद दिल्ली जा रहे, ये सब प्रश्न है। यहाँ के मिल बंद है जो इन्होंने चालू करने का बोले थे, मिल मजदूरों को काम नहीं हो गया कि, और जो कोई इन्होंने कोई भी योजना में सफल, यहाँ महानगर पालिका हुई, पृथ्वीराज जी चौहान ने जो फंड्स दिए थे वो फंड्स यूटिलाइज अभी हुए, उसके अंदर उनके लोगों ने इंक्वायरी की, एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। हाँ, उसके बाद में महानगर आयुक्तालय होना चाहिए था, पुलिस आयुक्तालय, जो पुलिस आयुक्तालय की तांत्रिक मंजूरी हमारे गवर्नमेंट ने दी थी। जब देवेंद्र फडणवीस यहाँ आए थे, उन्होंने पहले 4 साल पहले बोले थे कि मैं बिल्कुल 2 महीना ते करून देईन, तो आज भी हुआ नहीं है। और ऐसे अनगिनत प्रश्न हैं कि जिन प्रश्नों को मैं जनता के सामने ले जा सकता हूँ और जनता एक्सेप्ट करेगी। जितने भी सवाल आपने गिनाए और जितने भी मुद्दे आपने गिनाए, ठीक है, मान लेते इन 5 सालों में नहीं हुआ है कुछ भी, तो क्या आप ये विश्वास दिलाएंगे जनता को कि अगर आपको मौका मिला, मान लेते हैं आपको मौका मिला, तो ये जो समस्याएं हैं, जितनी भी समस्याएं इस जिले की या इस क्षेत्र की, क्या वो समस्या को ईमानदारी से आप उस पर निजात देने का काम करेंगे, या फिर ऐसे ही जैसे उन्होंने आश्वासन दिए थे वैसे आप भी आश्वासन देंगे? नहीं, उसकी वजह ये है कि हमारे पक्ष ने और हमारे नेतृत्व में ये देश में आपने सिद्ध कर दिया, कांग्रेस ने, मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, हाँ, और कांग्रेस ने इस देश को
कहाँ से कहाँ लेके गया। अगर अब जिस दिन हमको स्वतंत्र मिला था उस दिन हमारे देश की हालत क्या थी, आज हमारे देश की हालत क्या है जिस दिन हमने 2014 में सत्ता छोड़े, तो कहाँ से कहाँ इन्होंने उसको कहाँ लेके चले गए। इस देश की अर्थव्यवस्था, इस देश की हर एक पॉलिसी को इन्होंने ख़त्म कर दिया। तो मुझे विश्वास है कि हमारे देश में अगर हमारा नेतृत्व आया तो ये सब प्रश्न, और मैं वहाँ मंड के ये बहुत अच्छे तरीके से मैं उसमें कामयाब होऊंगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, बहुत ही अहम सवाल है मेरे लिहाज से। देश का जो संविधान है, जिस तरह से आपने संविधान का जिक्र किया, उस संविधान को पूरी दुनिया मानती है और इज्जत करती है। केवल मानती नहीं तो इज्जत करती है। ऐसा संविधान पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, ठीक है। इस संविधान का, इतना अच्छा संविधान होते हुए भी आज तक पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। आपने बीजेपी पर आरोप लगाया, आपने इन सरकार पर आरोप लगाए, लेकिन 60 साल में कांग्रेस की सरकार थी तो उन पर भी सवाल उठे हैं। गलतियां होती है, मैं मान लेता हूँ, अच्छी बात है कि इंसान गलतियां सुधार ले, ठीक है। अभी अगर मौका मिलता है तो क्या इस बार कांग्रेस जो गलतियां हुई हैं उसको सुधारेगी? उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि सर्वसमावेशक नीतियों के आधार पर अगर हम सरकार चलाते हैं तो वो सरकार बहुत ही बेहतर काम करेगी, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। और संविधान का भी यही मानना है कि सर्वसमावेशक नीतियां होनी चाहिए। हमारे देश में बहुजन समाज और जितने भी पिछड़े वर्ग रहते हैं उनकी समस्या जैसे कि वैसी आज है, मतलब जैसे पहले थी वैसी ही आज है। आज भी अत्याचार खत्म हुए ऐसा नहीं है, अत्याचार होते ही रहते हैं। आपने ही जिक्र किया अभी, धर्मांधता बड़ी है, दलित अत्याचार और बहुजन समाज में जितने भी लोग रहते हैं, पिछड़े लोग, उन पर अत्याचार होते हैं। अल्पसंख्यक लोगों के तरफ देखने का जो नज़रिया है वो बदल गया है, ठीक है। तो कांग्रेस क्या इन बातों पर ध्यान देगी? क्योंकि 60 सालों में ध्यान दिया है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं दिया है, लेकिन उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। तो अब ज़रूरत है देश में सर्वसमावेशक नीतियों की, क्या कहेंगे? नहीं, कांग्रेस ने हमेशा सर्वसमावेशक नीतियां ही अपनाने की पुरजोर कोशिश की और बहुत बड़े पैमाने पर उसके रिजल्ट भी दिए। यानी ये सब हमारे दलित भाई, मुस्लिम भाई, अल्पसंख्यक, इनके लिए सब अहवाल बुलाए, ये करे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में कुछ खामियां रही, यानी यंत्रणा के, और उसके बहुत से प्रॉब्लम्स है जो हमको सामाजिक सुधार भी उसके अंदर लाना पड़ेगा। और उसके साथ साथ कांग्रेस की ये कोशिश रही कि हमारे समाज में भी उस टाइप का सुधार आए कि जो यानी यहाँ पर जो चीज़ों को रोका जाता है या जहाँ बाधाएं कांग्रेस के ज़माने में भी आई, उससे मैं भी सहमत हूँ, लेकिन उसको दूर करने का काम अव्वल की पीढ़ी में बहुत ज़्यादा हुआ। हमारे राजीव जी ने एक अलग कंसेप्ट दिए, बाकी का रिजर्वेशन लाया, पंचायत राज व्यवस्था लाई, हमारे को जिला परिषद, ग्राम पंचायत में हमारे आदिवासी, दलित, महिला को आरक्षण दिया, और उस तरीके से बहुत यानी कदम उठाए गए। लेकिन दुर्भाग्यवंश हमारी यंत्रणा कुछ चीज़ें आड़े आई, और अब निश्चित वो चीज़ें हमको, गलती की सज़ा हमको मिल गई, हम वो सुधार करके ये सब लाएंगे सर्वसमावेशक। यहाँ के जनता को संदेश के तौर पर क्या कहना चाहेंगे अंत में? है ना, इस जनता को मैं एक ही संदेश दूंगा कि निश्चित कांग्रेस को आप चुन के लाए यहाँ भी और पूरे देश में। निश्चित कांग्रेस सक्षम बने से आपके साथ रहेगी, आप कोई असुरक्षित नहीं रहेगा, सब देश सुरक्षित हो जाएगा। और इस देश में न्याय व्यवस्था जो देश ने जिस संस्कृति के माध्यम से यानी पूरे दुनिया को दिया हुआ है, वो देश फिर से उसी दुनिया को का नेतृत्व करेगा, ऐसा मेरा आत्मविश्वास। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया और हमारे दर्शकों के साथ जो अपने विचार है वो शेयर किए। ये थे हिदायत पटेल साहब, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अकोला लोकसभा क्षेत्र से, और इनका भी कहना है कि संवैधानिक मूल्यों के साथ अगर मौका मिलता है तो हम संवैधानिक मूल्यों के साथ सरकार चलाने की कोशिश करेंगे और सर्वसमावेशक नीतियों को अपनाने की कोशिश करेंगे। जो गलतियां हुई है उसको सुधारने का प्रयास भी होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी मौके पर। तब तक के लिए जय भीम, नव बुद्धाय।